अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 23rd लेक्चर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एज यू नो वी आर गोइंग टू कंक्लूड आवर सेशन, वी आर गोइंग टू कंक्लूड आवर डिस्कशन ऑन मैनेजमेंट एज वेल एज ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हमारा ये सेशन क्लोज होने के करीब जा रहा है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप ये लास्ट वाले लेक्चर्स बहुत गौर से और बड़े दिलजमी के साथ सुनेंगे। इससे इंशाल्लाह ओवरऑल आप इस सब्जेक्ट को बेहतर तौर पे समझ सकेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने अपने कंट्रोल के फंक्शन को स्टार्ट किया था कि कंट्रोल का फंक्शन क्या है और किस तरह हम इसको परफॉर्म करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल कैसे किया जाता है, कैसे कुछ चीज़ें मार्केट में हम चाहते हैं कि कम इस्तेमाल हो, तो हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, और हम चाहते हैं कि कुछ चीज़ें ज़्यादा खरीदी जाएं, तो वो कैसे ज़्यादा होंगी। तो इसके कुछ तरीकाकार हैं, उनको आज हम डिटेल से स्टडी करेंगे कि कंट्रोल की टाइप्स क्या हैं। फर्स्ट वन इज मार्केट कंट्रोल, देन कम्स फाइनेंशियल कंट्रोल, एंड देन कम ब्यूरोक्रेटिक एंड ऑर्गेनिक कंट्रोल। ऑर्गेनिक को हम क्लैन भी कहते हैं। ऑर्गेनिक किसको कहते हैं? नेचुरल को, जो नेचुरली जो चीज़ बिल्ड होती है, जिसमें हमारा आर्टिफिशियली हम कुछ नहीं करते। तो ये तीन टाइप्स हैं कंट्रोल की। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। वी हैव ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, वी हैव ऑर्गेनिक और क्लेम कंट्रोल, वी हैव मार्केट कंट्रोल, एंड देन वी हैव फाइनेंशियल कंट्रोल। तो व्हाट इज ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल? ब्यूरोक्रेसी किसे कहते हैं? आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स हैं, आपको बहुत बेहतर आइडिया होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, जो ओवरऑल पॉलिसी मेकर्स के साथ काम कर रहे होते हैं, दे हैव हाई कंट्रोल और ऑन पॉलिसीज। सो दिस इज अ मैनेजरियल अप्रोच रिलाइंग ऑन रेगुलेशन थ्रू रूल्स, पॉलिसीज, सुपरविजन, बजट्स, स्केड्यूल्स, रिवॉर्ड सिस्टम्स एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म। एडमिनिस्ट्रेशन को ज़हन में रखना है। एडमिनिस्ट्रेशन इज द की वर्ड हियर। aimed at ensuring employees exhibit appropriate behaviors and meet performance standards। बड़ी लंबी बड़ी मुश्किल बात हो गई है सर, ये तो समझ नहीं आई, राइट? यही सोच रहे हैं आप सर, कोई परेशानी नहीं है। ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल सिंपल ये है कि आप चाहते हैं कि लोग वक्त पे पूरे 8 बजे ऑफिस आ जाए। ये एक डिजायर्ड बिहेवियर है, जो आप चाहते हैं कि लोगों के अंदर ये बिहेवियर आ जाए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? इस बिहेवियर को लाने के लिए रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसी सेट कर देंगे, स्केड्यूल्स इसके मुताबिक सेट कर देंगे, और रिवॉर्ड सिस्टम भी इसी के मुताबिक हो जाएगा। आप कहेंगे ठीक है जनाब, आपने बड़ा अच्छा काम किया है, पूरे वीक में आपकी आउटपुट बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा अहमियत वक्त को दी जाती है। आप ये बताएं कि आप एक महीने में कितनी बार लेट आए हैं। तो जब इस पे बात आएगी और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स के अंदर वक्त पे आने की बात शुरू हो जाएगी, तो फिर ऑटोमेटिकली आप एक ब्यूरोक्रेटिकली आपने इस चीज़ को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। ब्यूरोक्रेसी ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है, और उस अहमियत की वजह से लोगों ने इस बिहेवियर को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया और इस परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को मीट करना शुरू कर दिया है। तो जिन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को ब्यूरोक्रेसी देगी, लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, और जिनको ये यहाँ से निग्लेक्ट किया जाएगा, लोग भी उसको ज़्यादा अहमियत नहीं देंगे, राइट? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, कि हम अपनी पूरी की पूरी पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को एक चीज़ के मुताबिक सेट करना शुरू कर देते हैं कि भाई जो शख्स ये काम करेगा उसी की परफॉर्मेंस मानी जाएगी, उसी को बजट्स मिलेंगे, उसी की स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मानी जाएगी। So, what are the characteristics of bureaucratic methods? Use of detailed rules and procedures whenever possible. आप एक डिटेल्ड पॉलिसी दे देते हैं किसी भी चीज़ को बेहतर करने के लिए, किसी भी चीज़ पे लोगों को लाने के लिए। टॉप डाउन अथॉरिटी, टॉप डाउन मतलब ऊपर बैठे हुए एक शख्स ने एक डिसीजन लिया है और नीचे वाले लोगों को कन्वे कर दिया गया है। दिस इज कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच। और एक होती है बॉटम अप अप्रोच, कि नीचे बैठे हुए लोगों ने कुछ चीज़ें डिसाइड की हैं और ऊपर वालों को रिक्वेस्ट की है कि सर काइंडली इस तरह की एक चीज़ बना दें। सो टॉप डाउन अथॉरिटी, ऊपर बैठे हुए लोगों की अथॉरिटी है।
विद एम्फोसिस ऑन पोजिशनल पावर, कि भाई मेरे पास वो पोजीशन है जिसके अंदर सारी की सारी पावर वेस्टेड है, हमने ये डिसीजन लिया है और आपको इस डिसीजन को मीट करना होगा, आपको इसको मानना ही होगा। देन एक्टिविटी बेस्ड जॉब डिस्क्रिप्शंस दैट प्रिस्क्राइब डे टू डे बिहेवियर। फिर हम क्या करते हैं कि हर जॉब डिस्क्रिप्शन के, जनाब मैनेजर है तो उसने क्या करना है, डॉक्टर है तो उसने क्या करना है, इंजीनियर है तो उसने क्या करना है, हम उसकी एक दिन की सारी वर्क एक्टिविटीज को डिटेल से डिस्क्राइब कर देते हैं कि आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और ये कुछ नहीं करना। तो इससे हमारा कंट्रोल उनके ऊपर बहुत बेहतर हो जाता है। एम्फेसिस ऑन एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड। एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड जो बाहर से हमें फवायद मिलते हैं, इसमें वेजेस होती हैं, पेंशन्स होती हैं, स्टेटस सिंबल्स होते हैं, तो हम इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि अगर आप जिस तरह हम आपको कह रहे हैं वैसे करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, पेंशन ज़्यादा होगी, आपका सोशल स्टेटस पहले से बहुत बेहतर होगा। तो इन सारी चीज़ों के ज़रिए हम अपना कंट्रोल का फंक्शन अप्लाई करवा रहे होते हैं। ओवरऑल कंट्रोल का फंक्शन क्या है, जो कुछ हमने प्लान किया है लोग वही करें और उसके मुताबिक अपने आप को, अपने बिहेवियर को सेट करें। Then comes market control. The first one was bureaucratic control. Now we are discussing market control. So this is a managerial approach relying on market mechanisms to regulate prices for certain clearly specified goods and services needed by an organization. मार्केट में क्या होता है कि डिमांड सप्लाई किसी भी चीज़ की वैल्यू को डिटरमिन करती है। मार्केट में कितनी डिमांड है और उस डिमांड को मीट करने के लिए कितनी सप्लाई है। अगर वो दोनों बराबर है तो प्राइस एक पॉइंट पे स्टेबल रहेगी। अगर उनमें से कोई एक अप या डाउन होती है तो फिर प्राइस भी उसी मैकेनिज्म से अप या डाउन होने शुरू हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि हम बजाय इस चीज़ के कि खुद इस चीज़ को रेगुलेट करें, हम इसको मार्केट पे छोड़ देते हैं। मार्केट इसको खुद ओवरऑल डिवाइड करेगी। क्यों किसी दिन आप देखते हैं कि टमाटर की कीमत 10 रुपए किलो होती है और फिर शायद 15 से 20 दिन महीने बाद वो 100 रुपए किलो पे होते हैं, फिर वो ईद के करीब 200 रुपए किलो पे चले जाते हैं। कौन उसकी प्राइस डिटरमिन कर रहा होता है? क्या कोई अथॉरिटी होती है? नहीं, मार्केट। मार्केट से मुराद मंडी, मंडी से मुराद खरीदार कितने हैं, बेचने वाले कितने हैं। खरीदने वाले सारे लोग हैं, बेचने वाले बहुत कम हैं, कीमत कहाँ पे जाएगी? ऊपर की तरफ। खरीदने वाले बहुत कम हैं, बेचने वाले बहुत सारे आ गए हैं, तो क्या होगा? कीमत कम होती चली जाएगी। कम कीमत पे ज्यादा लोग आ जाएंगे खरीदने के लिए। तो इसी तरह हम इस कंट्रोल प्रोसेस में ओवरऑल अपने डिसीजंस को, उस चीज को हम मार्केट के मैकेनिज्म के मुताबिक सेट करते हैं। इट एम्फसाइजेस द यूज ऑफ एक्सटर्नल मार्केट मैकेनिज्म। मार्केट मैकेनिज्म क्या है कि डिमांड एंड सप्लाई विल डिटरमिन द प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विस। यह है मार्केट मैकेनिज्म। इट एम्फसाइजेस द यूज ऑफ एक्सटर्नल मार्केट मैकेनिज्म टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, कि जो परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स हैं उसको मार्केट मैकेनिज्म पे सेट किया जाए कि किस चीज की कितनी ज्यादा डिमांड है। हम जितनी ज्यादा डिमांड क्रिएट करेंगे लोग उतनी ज्यादा सप्लाई देंगे और उसकी एक सर्टेन प्राइस सेट हो जाएगी और उससे ओवरऑल मार्केट में बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। सो मार्केट कंट्रोल की क्या मैकेनिज्म्स होते हैं? इज यूजफुल वेयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर डिस्टिंक्ट। एक शख्स के पास अलग तरह की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं, दूसरे के पास अलग तरह की हैं, तीसरे के पास टोटली अलग तरह से हैं। तो ये ओवरऑल इससे यूजफुल, इस कंडीशन में ये बहुत यूजफुल होती है। एंड देन इज यूजफुल वेयर मार्केट प्लेस कंपटीशन इज कंसिडरेबल। मार्केट में जो कंपटीशन है वो काफी है, ओवरऑल बायर्स और सेलर्स काफी ज्यादा तादाद में मौजूद है। डिपार्टमेंट्स टर्न इनटू प्रॉफिट सेंटर्स एंड जज्ड बाय द परसेंटेज ऑफ टोटल प्रॉफिट्स ईच कंट्रीब्यूट। अब ये बड़ी एक अहम बात है कि आप ओवरऑल किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट डिटरमिन नहीं करते। आप ये नहीं देख रहे कि यूनिलीवर ने एक साल में कितना प्रॉफिट कमाया है। आप ये देखते हैं कि जनाब यूनिलीवर की एक प्रोडक्ट है से सनसिल्क, आई एम नॉट श्योर कि ये यूनिलीवर से है या किसी और से, आई एम जस्ट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ एग्जांपल। एक प्रोडक्ट है सनसिल्क, दूसरी है हेड एंड शोल्डर्स, तीसरी है लाइफ बॉय। तो हम बात करते हैं कि हर एक प्रोडक्ट या हर एक डिपार्टमेंट ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है मार्केट में, तो उसके मुताबिक हम ओवरऑल प्रॉफिट्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, अब थर्ड आ जाए ऑर्गेनिक या क्लैन कंट्रोल पे। मैनेजेरियल अप्रोच रिलाइंग ऑन वैल्यूज
beliefs, traditions, corporate cultures, shared norms, and informal relations to regulate employee behaviors and facilitate reaching of organizational goals। अब ये देखें, इसमें एक दूसरी अहम चीज हमने बात की थी, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या होती है? नेचर से आने वाली चीज, नेचुरल चीज। तो नेचुरल हमारी क्या होती है? हमारी कुछ वैल्यूज होती हैं कि जनाब मैं आपसे 1 महीने की तनख्वाह लेता हूं और उसका 1 महीने का मतलब है मैं आपको पूरा वक्त दूंगा, और पूरे वक्त का मतलब है 8 से 5 तक मेरी जिम्मेदारी है, मेरी ये वैल्यूज है, मैं इस चीज पे, मेरी ट्रेडिशंस हैं कि हम हलाल रिस्क खाएंगे, तो 8 से 5 तक हम किसी भी सूरत वक्त में डंडी नहीं मारेंगे, वक्त पे आएंगे, वक्त पे जाएंगे, पूरा काम देंगे। पहला क्या था? हमने रूल्स बना दिए कि अगर वक्त पे नहीं आएंगे तो क्या होगा। यहां पे हम अपनी ट्रेडिशंस को सामने रख रहे हैं, हम लोगों को बिलीफ्स जो है, उनकी वैल्यूज हैं, उसके जरिए लोगों को वक्त पे आने की बात कर रहे हैं। तो इसको हम ऑर्गेनिक या क्लैन कंट्रोल का भी नाम देते हैं कि ये एक नेचुरल किस्म का कंट्रोल का प्रोसेस होता है। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? यूज ऑफ डिटेल्स, रूल्स एंड प्रोसीजर्स ओनली व्हेन नेसेसरी। इसमें रूल्स और प्रोसीजर्स पे कम बात होती है। हाँ, अगर कहीं बहुत ज्यादा कोई मसला बन जाए फिर हम उस पर जाते हैं, अदरवाइज हम सिर्फ वैल्यूज और बिलीव्स और एटीट्यूड्स की बात करते हैं। फ्लेक्सिबल अथॉरिटी, हम कहते हैं ठीक है यार, वक्त पे आया करें, ये बड़ी अच्छी बात है। हाँ जी, आपको आज कोई स्पेशल इशू था, कोई मसला नहीं है, आप लेट भी आ गए हैं, इट्स ओके। हम फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं विद एम्फसिस ऑन एक्सपर्ट पावर एंड नेटवर्क्स ऑफ कंट्रोल। रिजल्ट्स बेस्ड जॉब डिस्क्रिप्शन, हम जॉब्स को एक्टिविटीज में डिवाइड नहीं करते, 8 बजे आना है, 8:30 तक ये करना है, 9 तक ये करना है, 2 बजे तक ये करना है। हम एक्टिविटीज नहीं देते, हम कहते हैं भाई रिजल्ट्स दें हमें बस। जॉब जो है वो रिजल्ट्स दें, भले आप 8 बजे आए, भले जितने बजे भी आए, आपने पहले कौन सा काम किया, बाद में कौन सा काम किया, हमें इसी से कोई गर्ज नहीं है, रिजल्ट्स आने चाहिए, परफॉर्मेंस आनी चाहिए। एम्फेसाइज ऑन बोथ एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक रिवॉर्ड। अच्छा, एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स कौन से होते हैं? जो हमें फील होते हैं, बाहर से हमें मिल रहे हैं। इसमें सैलरी होती है, बोनस होते हैं, कमीशन होती हैं, वेजेस होती हैं, हमें कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, ये वो होते हैं। इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स, हमें अंदर से खुशी का एहसास होता है। हम समझते हैं कि यस आई डिड अ ग्रेट जॉब, मेरे अब प्रमोशन होने जा रही है, मैं पहले से बेहतर काम कर रहा हूँ, लोग मेरी बात को बड़ी सीरियसली सुनते हैं, मैं अपने डिपार्टमेंट का एक सीनियर पर्सन बन रहा हूँ। तो ये इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स हैं, हमें अंदर से एक सेटिस्फैक्शन फील होती है। तो हम इस जब हम ऑर्गेनिक कंट्रोल कर रहे होते हैं तो इसमें हम दोनों चीज़ों पे फोकस करते हैं। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से हम रिवॉर्ड देते हैं, और इंट्रिंसिक के आप देखें, आप अंदर से भी खुद को सेटिस्फाई फील कर रहे हैं। And then harnessing of group controls based on an assumption that group goals and norms assist in achieving organization। अब इसमें अब परेशान होने की जरूरत नहीं है मुश्किल अल्फाज को देख के, सिंपल ये है कि हम इसमें ग्रुप को भी प्रमोट करते हैं कि एक होता है और 2 11 होते हैं। आप जब मिल के काम करेंगे तो आप बहुत बेहतर आउटपुट दे सकेंगे। एंड देन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर सीन एज अ वे ऑफ इंटीग्रेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप्स इंडिविजुअल गोल्स फॉर ग्रेटर। तो इसमें हम ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर पे बात करते हैं कि देखिए जनाब, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का इतना स्ट्रॉन्ग कल्चर है कि हम ये तो कभी सोच भी नहीं सकते कि कोई शख्स यहाँ से कोई चीज़ चोरी करेगा, वक्त में कमी करेगा, अच्छा काम नहीं करेगा। हमारे यहाँ पे बहुत आला वर्क स्टैंडर्ड्स है और हर शख्स उस पर काम करता है और उसके मुताबिक खुद को सेट करता है। तो हम रूल्स एंड रेगुलेशंस के जरिए नहीं, बल्कि लोगों को एक्सपेक्टेशंस के जरिए कंट्रोल करते हैं। So that is all about today's lecture. I hope you have enjoyed our lecture. Thank you for your time and understanding. Allah Hafiz.